बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, यकीनन आप खैरियत से होंगे और एस्पायर कॉलेजेस की तमाम क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ फिर से केमिस्ट्री पढ़ेंगे। लेक्चर जो हमने 9 से 21 दिए थे उनमें से एक आपका MCQs का टेस्ट हुआ। लेक्चर नंबर 9 से 21 तक आपको याद होना चाहिए कि चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका था और चैप्टर 2 का एक लेक्चर हो चुका था। आज हम उनमें से जो MCQs हुए उनके जवाबात को डिस्कस करेंगे। आए सबसे पहले हम देखते हैं लेक्चर नंबर 9 से 21 जो टेस्ट 2 लिया गया उसका सबसे पहला MCQ क्या था। उसका जो सबसे पहला MCQ था वो देखें आपके सामने ये था कि जो हमारे पास फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो किसके ज़रिए किया जाता है। फिल्ट्रेशन कौन सी भला कि हमने एक फ़नल ली, उस फ़नल के अंदर क्या रखा था, फ़िल्टर पेपर रखा था और उसमें से क्या होता है, जैसे मैंने आपको चाय और पत्ती की मिसाल दी थी कि हम क्या करते हैं, एक पत्ती को, सॉइल पार्टिकल्स को लिक्विड से अलहदा कर लेते हैं। ऐसे ही हमने फिल्ट्रेशन की थी, याद है आपको? मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारे पास बिल्कुल ऐसे एक फ़नल थी, ये फ़नल, और इसके अंदर हमने यहाँ पे फ़िल्टर पेपर लगाया था और बेकर की मदद से हमने एक सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन को हमने ऊपर से पोर किया, उंडेला, तो उसके बाद क्या हुआ, सॉलिड पार्टिकल्स इसके ऊपर रह गए जबकि जो लिक्विड था वो इसके नीचे गुजर गया था। ये दरमियान में जो हमने यहाँ पे जो दरमियान में इस्तेमाल किया था वो क्या था भला, वो फ़िल्टर पेपर था। ऐसे ही हमने फ़िल्टर क्रूसिबल्स का इस्तेमाल किया था। आपको याद होगा मैंने कहा था चाय के कप की तरह मिट्टी का बना होता है और उसका जो बॉटम होता है वो पोरस होता है। ये हमने लेक्चर नंबर 21 चैप्टर 2 का जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था फिल्ट्रेशन, वहां पे ये बात पढ़ी थी। आज ये MCQ नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक मोल में कितने होते हैं, एवोगैड्रो होते हैं। तो 2 मोल में कितने होंगे, 2 को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें। 3 में कितने होंगे, 3 को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें। 4 में कितने होंगे, 4 को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें। लिहाजा जिसके मोल्स ज़्यादा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा आएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इनके निकाल के देख लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका आपने पढ़ा था कि जो मैस होता है उसे आपने क्या कर देना है, मोलर मैस पे डिवाइड कर देना है। अब मैस ओवर मोलर मैस, मैस मैंने आपको बताया था कौन सा, जो ग्राम्स में लिया जाता है। तो इनका मैस दिया हुआ है, ये वाटर का मैस दिया हुआ है। इसी तरीके से C2H5O, इसी तरीके से N2O5, इसी तरीके से CO, ये सब का जो मैस है उसे मोलर मैस पे डिवाइड कर दीजिए। मोलर मैस कैसे निकालते हैं आपको तरीका सिखाया था। मिसाल लीजिए जो सबसे पहला H2O है, H2 मतलब एक H का मैस एक, दूसरे H का मैस भी एक, ऑक्सीजन का मैस कितना होता है 16, तो कितना हुआ 18 हो गया। 16, 2 H का मैस हुआ, ऑक्सीजन का 16 हुआ, लिहाजा इसका मैस H का और H का और ऑक्सीजन का कितना हुआ 1 + 1 + 16। इस तरीके से ये कितना हुआ इज इक्वल टू 18। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका मैस निकालेंगे। कार्बन का मैस कितना होता है 12, 12 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कार्बन है 2 से। हाइड्रोजन का मैस कितना होता है 1, कितनी हाइड्रोजन 5, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ऑक्सीजन का मैस कितना होता है 16, लिहाजा यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कार्बन का मैस कितना हुआ 1 का 12, तो 2 का कितना हुआ 24, ये 24 हुआ। इसी तरीके से हमारे पास ये 24 प्लस हाइड्रोजन का मैस लिखिए, हाइड्रोजन का मैस कितना होगा 1 का 1 होता है, तो 5 का कितना हुआ ये 5, प्लस ऑक्सीजन का मैस कितना होता है 16, तो यहां पे मैंने 16 लिख दिया। ये क्या निकलेगा मोलर मैस, तो मैस जो दिया हुआ है 4.6 उसे मोलर मैस पे डिवाइड कर देना है। लिहाजा मैस ओवर मोलर मैस, मैस ओवर मोलर मैस, इससे क्या निकलाएंगे नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे। जिसके मोल्स ज्यादा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा। लिहाजा उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो जो आपका आंसर बनेगा वो सबसे पहला आंसर बनेगा 3.6 ग्राम ऑफ वाटर। इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा, क्यों, क्योंकि इसके मोल्स सबसे ज्यादा बनेंगे। आज MCQ नंबर 3 देखते हैं। Which of the following compound does not have empirical formula CH2O? इंपेरिकल फार्मूला क्या होता था, याद है आपको, मैंने कहा था कि इंपेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है।
सादा तरीन होल नंबर रेशो, मतलब हमने एक यहाँ पे ग्लूकोज भी लिखा हुआ है C6H12O6 है, इसे सिंपल करें, होल नंबर निकालें रेशो का। तो यहाँ पे अगर मैं इनकी रेशो निकालूं आपस में तो C, ये देखें, ये कट करें, इसे कट करें, इसे कट करें, तो कार्बन कितने निकलेंगे 1, H कितने निकलेंगे 2, ऑक्सीजन कितने निकलेंगे 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर C6H12O6 को कट करें तो इसका भी इंपीरिकल फार्मूला क्या बनेगा CH2O। तो यह जरा यहाँ से सबसे शुरू में देखें HCHO लिखा, वो तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, उसका हमारे पास देखें H2 बन रहे हैं, कार्बन 1 बन रही है, ऑक्सीजन 1 बन रही है, इसका मतलब CH2O, वो तो इंपीरिकल फार्मूला भी वही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है। लिहाजा जो C नंबर पे लिखा है वहां पे भी जरा गौर से देखें C कितनी है भला 2 हैं, यहाँ पे C हमारे पास 2 हैं, H हमारे पास कितने हैं भला, ये 3 ये लिखे हुए, 1 ये लिखा हुआ, तो ये कितने बने 4 बने। ऑक्सीजन कितनी लिखी हुई है 2 लिखी हुई हैं, तो जरा इनको कट करें तो इसका भी इंपीरिकल फार्मूला क्या बनेगा CH2O बनेगा। लिहाजा इन तीनों का इंपीरिकल फार्मूला क्या बनता है CH2O। तो इनमें से डज नॉट हैव, किसका ये इंपीरिकल फार्मूला नहीं है, वो हमारे पास आखिरी वाले बच गया है, उसका ये इंपीरिकल फार्मूला नहीं बनता। उसके बाद हमारे पास 4 MCQ है, जरा 4 MCQ को देखें। कहता है जनाब गैसियस क्लोरीन है, इसका मतलब ये मेरे पास Cl2 है। इसी तरीके से कहता है 2 ग्राम ऑफ गैसियस हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये मेरे पास H2 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक Cl2 और एक H2। अब H2 का मैस देखें जरा कितना बनता है, एक H का मैस 1 होता है, तो दूसरी H का मैस कितना हुआ 1 हुआ, तो यहाँ पे एक H का मैस 1, दूसरी का भी 1, तो कितना हुआ यहाँ पे 2 ग्राम्स हुआ। अब क्लोरीन का मैस कितना होता है आपको पता है 35.5, आपको मैंने मैस याद करवाए थे, तो यहाँ पे 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 71 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, तो अगर उसके भी 1 मोल एवोगैड्रो मॉलिक्यूल, अगर उसका भी 1 मोल तो एवोगैड्रो मॉलिक्यूल। लिहाजा यहाँ पे 1 मोल, 1 मोल का मतलब दोनों में एवोगैड्रो मॉलिक्यूल, तो रेशियो कौन सी हुई 1:1 हुई। लिहाजा आंसर कौन सा हुआ डी हुआ। ये हमारे पास जो 5 MCQ है, कहता है जो इक्वेशन है ये आपके सामने बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन जल दी है किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो क्या बन रहा है वाटर बन रहा है। कहता है इसके अंदर ये बात जरा कंक्लूजन निकालें, तो ज़रा गौर से देखें हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन जहाँ ये देखें 1 मोल है, और यहाँ पे देखें ये वाटर के कितने मोल बन रहे हैं 2 मोल बन रहे हैं। तो जो सी पार्ट है ज़रा वो पढ़ें, क्या लिखा हुआ है 2 मोल स्टीम के बनते हैं, किससे भला 1 मोल ऑक्सीजन से। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक देखें ये बात सही लिखी हुई है, तो फिर आंसर कौन सा हुआ सी हुआ, उसे मैंने पहले ही हाईलाइट करके आपको बताया हुआ है। इसके बाद 6 नंबर MCQ देखते हैं कि एक हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर कार्बन 80% है जबकि हाइड्रोजन 20% है। कहता है इसका इंपीरिकल फार्मूला बताइए। तो याद है इंपीरिकल फार्मूला निकालने के लिए कितने स्टेप थे, 4 स्टेप थे। सबसे पहला स्टेप कौन सा था परसेंटेज, हमें परसेंटेज पहले ही बताई हुई है। दूसरा क्या था नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तीसरा स्टेप क्या था आपको याद होना चाहिए एटॉमिक रेशो था। फिर क्या था अगर पॉइंट में बात आती है तो फिर उसे हमने मल्टीप्लाई करना था किसके साथ, सुटेबल डिजिट के साथ। तो ये इंपीरिकल फार्मूला हमने जो पढ़ा था उस टॉपिक के अंदर से ये MCQ लिया गया। आपको याद होना चाहिए कि परसेंटेज तो दी हुई है, तो फिर दूसरे नंबर पे क्या था नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, कार्बन हमारे पास 80% दी है, तो 80% को आप क्या करें उस परसेंटेज को 12 पे मतलब उसके मोलर मैस पे उसके एटॉमिक मैस पे डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या निकल आएंगे नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकल आएंगे। इसके साथ ही अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन की परसेंटेज 20% दी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 को 1 पे डिवाइड कर दीजिए 1.008, तो इसके भी ये क्या निकलेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। जब ये नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे हमारे पास, तो इन मोल्स को फिर हमने क्या करना है, जो छोटी वैल्यू होगी उस पे दोनों मोल्स को डिवाइड कर देना है। मिसाल लीजिए एक के मोल्स हमारे पास 3 आते हैं, तो एक के मोल्स हमारे पास 2 आते हैं, तो हम 3 को भी और 2 को भी दोनों को 2 पे डिवाइड कर देंगे। जो छोटी वैल्यू होती है उस पे डिवाइड कर देते हैं। ये मैंने आपको इंपीरिकल फार्मूला वाले टॉपिक में सारी बात समझाई थी। लिहाजा आपने क्या करना है
नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स में से जो छोटी वैल्यू है उन दोनों मोल्स को छोटी वैल्यू पे डिवाइड कर देना है। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो कार्बन का 1 आएगा और हाइड्रोजन का 3 आएगा। हमारे पास आंसर आएगा वो CH3 आएगा। तो आंसर आपका कौन सा हुआ? बी वाला हुआ। अभी हम देखते हैं 7 नंबर MCQ है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के कितने मोल्स हैं मीथेन के, हमें ग्राम दिए गए हैं। इसका मतलब हमें हाइड्रोजन के मोल्स पूछे हुए हैं। तो आइए चेक करते हैं जितना मैस दिया हुआ है। अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ मोल्स आपने मीथेन के निकालने हैं तो वो कैसे निकालेंगे? मैस ओवर मोलर मैस से। तो मैस दिया हुआ है 3.2 ग्राम, आप इसे मोलर मैस पे डिवाइड कर दीजिए। तो 3.2 को डिवाइड करेंगे, मोलर मैस मीथेन का कितना होता है? 12, कार्बन का, हाइड्रोजन का 4, तो 12 और 4 कितना हुआ? 16 हुआ। तो यहाँ पे 16 पे डिवाइड कीजिए, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। किसके भला? मीथेन के। अगर ये नंबर ऑफ मोल्स मीथेन के हैं तो आपको याद रहे कि ये नंबर ऑफ मोल्स मीथेन के हैं, लेकिन हमसे हाइड्रोजन के पूछे हुए हैं। लिहाजा अगर एक मीथेन को जरा गौर से देखें, एक मीथेन को जरा गौर से देखें, एक मोल के अंदर हाइड्रोजन के मोल कितने हैं? 4। अगर एक मोल मीथेन के अंदर हाइड्रोजन के 4 मोल हैं तो जो यहां पे आपके मोल्स आए हैं आप उनको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मोल्स किसके आ जाएंगे? हाइड्रोजन के आ जाएंगे। और वो आंसर कितना आएगा? 0.8 आएगा। उसके बाद हम 8 नंबर MCQ देखते हैं कि व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 11 ग्राम दिए हुए हैं किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक उसी तरीके से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। कैसे? मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस हमें दिया गया है कितना? 11 ग्राम ओवर मोलर मैस। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ? ये टोटल 44 हुआ। आपको पहले सिखाया हुआ है निकालना, ये 44 पे डिवाइड कीजिए। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। लेकिन हमसे किसके मोल्स पूछे हुए हैं? ऑक्सीजन के। तो आपने क्या करना है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को जरा गौर से देखना है। एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन के कितने मोल नजर आ रहे हैं? एक CO2 है। इसका मतलब एक CO2 के अंदर 2 O हैं। तो जो यहां पे मोल्स आए हैं उसके अंदर कितने होंगे? उसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो मोल्स किसके आ जाएंगे? ऑक्सीजन के आ जाएंगे। और वो कितने आएंगे? 0.5 आएंगे। इसके बाद हम 8 MCQ देखते हैं कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ आइस। इसका मतलब आइस क्या है भला? ये पानी है, बर्फ है, मतलब जो जमी हुई हालत में है, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज है, लेकिन वो है कौन? वाटर। वाटर का आपको पता है मोलर मास कितना होता है? 18 होता है। H और ऑक्सीजन, H का मैस 1, H का मैस 1, ऑक्सीजन का मैस 16, तो ये कितना हुआ? 18 हुआ। इसका मतलब हमें 9 ग्राम दिए गए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइस अगर निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? मैस ओवर मोलर मैस। तो याद रहे जो हमारे पास मैस दिया हुआ है 9 ग्राम दिया हुआ है, उस 9 को आपने मोलर मैस कितना है? 9 ओवर हमारे पास 18 पे डिवाइड कर दीजिए। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं किसके भला? ये आइस के आए हैं। लेकिन हमसे उसने क्या पूछा? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। तो आपके पास जो मोल्स आए हैं उसे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? एवोगैड्रो के साथ। क्यों? क्योंकि एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? एवोगैड्रो। तो आपके पास जो मोल्स आए हैं एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आइए 10 MCQ देखते हैं। हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन, एक मोल वाटर के अंदर आपको पता है एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। सबसे पहली बात गलत है क्योंकि वाटर का मैस 18 होता है। उसके बाद एटम्स वाली बात भी गलत है क्योंकि H2O को जरा गौर से देखें तो H2O का मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम हैं। तो एक मोल के अंदर कितने होंगे? एवोगैड्रो को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिहाजा तीसरी बात भी गलत लिखी हुई है क्योंकि H2O को तोड़ने से एवोगैड्रो आयंस नहीं निकलते। लिहाजा हमारे पास एवोगैड्रो मॉलिक्यूल जरूर हैं क्योंकि एक मोल के अंदर एवोगैड्रो पार्टिकल्स होते हैं। लिहाजा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है इसके अंदर एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके मुताबिक आपका आंसर कौन सा हुआ? डी हुआ।
उसके बाद हम 11 MCQ देखते हैं कि विच एलिमेंट कैन नॉट बी एनालाइज्ड डायरेक्टली बाय कंबस्शन एनालिसिस। तो आपको याद होना चाहिए कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो जिसमें कार्बन हो या हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, इन तीनों को हम क्या करते थे, उनकी परसेंटेज निकालते थे। आपको याद होना चाहिए कि कार्बन के लिए भी डायरेक्ट फार्मूला था, उसके बाद हाइड्रोजन के लिए भी डायरेक्ट फार्मूला था, लेकिन जो ऑक्सीजन थी उसकी परसेंटेज कैसे निकालते थे भला, कि कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को हम 100 से माइनस कर देते थे। तो ये एमसीक्यू आपका लिया गया है कंबस्शन एनालिसिस वाले टॉपिक में से। उसके मुताबिक फिर आपका जो आंसर हुआ वो कौन सा हुआ, ऑक्सीजन हुआ उसके मुताबिक। क्यों? क्योंकि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के लिए डायरेक्ट फार्मूला था, ऑक्सीजन के लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं था, बल्कि डिफरेंस मेथड था। 100 में से हमने कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को माइनस किया था, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद 12 MCQ जरा गौर से देखें। कहता है जनाब एक कंपाउंड है जिसका इंपेरिकल फार्मूला C3H3O है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो है वो 110 है। इसके साथ अगर मैं बात करूं कि हमारे पास N कितना आएगा, आपको याद है एक N एक डिजिट है, ये नंबर ऑफ मोल्स वाला N नहीं लिखा मैंने, N एक डिजिट है। आपको याद होना चाहिए जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला टॉपिक पढ़ाया था मैंने, उसके अंदर इसका जिक्र किया था। तो आपको याद है ये कैसे निकालते हैं, जो मॉलिक्यूलर मास है उसे इंपीरिकल फार्मूला मास पे डिवाइड कर दीजिए। तो जरा इंपीरिकल फार्मूला मास निकालता हूं मैं, कैसे निकालेंगे। ये कार्बन देखें कितनी है, 3, तो 12 को 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन कितनी है, 3, तो 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, मतलब इसका मतलब ये हुआ एक ऑक्सीजन का मतलब 16, तो इसका मतलब ये हुआ टोटल 55। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल 55 इंपीरिकल फार्मूला से निकाला है, तो ये इंपीरिकल फार्मूला मास है। अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से जो मास हमें दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, 110, तो 110 को आप डिवाइड करें इंपीरिकल फार्मूला मास पे, तो यहां पे आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ये वो डिजिट आ गया है 2, आप इसे डिजिट को इंपीरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 इंटू इंपीरिकल फार्मूला क्या है, C3 है, H3 है और साथ O है। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या बनेगा, C6 बन जाएगा, H भी 6 बन जाएगा और O2 बन जाएगा। आंसर कौन सा बन जाएगा, B बन जाएगा। अगर हम 13 नंबर MCQ देखते हैं कि रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स अर्लियर, जो जल्दी खत्म हो जाता है और प्रोडक्ट को भी कंट्रोल करता है, वो कौन सा रिएक्टेंट होता है। जैसे कोयला की एग्जांपल दी थी कि कोयला रखें, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलेगा, आप इसे जलाएं, ये कोयला खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन है वो खत्म नहीं होगी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि वो जो कोयला जो जल्दी खत्म हो जाता है, जब वो खत्म हो गया तो रिएक्शन भी स्टॉप हो गया। इसका मतलब ये हुआ वो रिएक्टेंट जो जल्दी खत्म हो जाता है वो थोड़ा होता है, महदूद होता है, लिमिटेड होता है, इसलिए उसका नाम क्या था, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये सेकंड लास्ट टॉपिक है चैप्टर 1 का, इसके मुताबिक आंसर बी हुआ। इसके बाद हमारे पास 14 MCQ है कि फॉर स्मूथ फंक्शनिंग स्टेम ऑफ फनल शुड, जो स्टेम होता है फनल का वो क्या होता है। आपको याद है कि ये हमारे पास एक फनल है, ये इसका स्टेम है, और हमने कहा था स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एक तो ये कि ये हर टाइम भरा रहना चाहिए, मतलब इतना ऊपर से आप सोल्यूशन डालते जाएं कि ये भरा रहना चाहिए, और दूसरा ये साइड ऑफ बीकर के साथ टच करना चाहिए ताकि स्प्लैशिंग ना हो, ताकि चींटें बाहर ना आए। इसका मतलब ये हमारे पास इसके साथ टच करना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास दो बातें सही हुई कि ये फुल ऑफ लिक्विड भी होना चाहिए और टच करना चाहिए किसको, साइड ऑफ रिसीविंग बीकर के साथ टच होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ए और बी दोनों आंसर हुए, तो हमारे पास आंसर कौन सा हुआ, सी हुआ। हम 15 MCQ देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज वाटर एब्जॉर्बर। आपको याद है कंबस्शन एनालिसिस में हमने क्या किया था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया था, जलाने के बाद दो चीजें बनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और हमने उसके बाद क्या किया था, एक ऐसी शय रखी थी जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर लिया था और एक ऐसी शय रखी थी जिसने वाटर को जज़ब कर लिया था। तो वो कौन था, आपको याद है MgCl4 ट्वाइस था जिसने वाटर को जज़ब किया था, और वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड था जिसने किसको जज़ब किया था, भला कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब किया था। हमारे पास यहाँ पे क्योंकि वाटर एब्जॉर्बेंट पूछा हुआ है तो हमें वाटर के लिए जो इस्तेमाल किया था वो MgCl4 ट्वाइस था, तो आंसर कौन सा हुआ, ए हुआ।
आइए 16 एमसीक्यू देखते हैं कि नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस कहते हैं हमारे पास AlCl3 के अंदर कितने हैं 2.00 इंटू 10 की पावर 23। तो कहता है जनाब इसके अंदर क्लोराइड आयंस बताएं कितने। तो ठीक है, जरा फार्मूला को जरा गौर से देखें। ये AlCl3 है, इसके अंदर एल्यूमिनियम एक ही है ना Al3+, इसका मतलब इसके एक गुना ये मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। तो क्लोराइड आयन तो उससे 3 गुना ज्यादा हुआ है ना, क्योंकि Cl3 है। मतलब मैं अगर इक्वेशन लिखूं AlCl3, इसको मैं तोड़ूं तो ये हमारे पास क्या निकलेगा, Al3+ निकलेगा और इसके साथ Cl नेगेटिव निकलेंगे 3। हमारे पास जब ये 3 गुना क्लोराइड आयन निकले हैं तो जो एल्यूमिनियम के आयन हमें ये वाले दिए हुए हैं 2.007 इंटू 10 की पावर 23, इसे क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसके बाद हमारे पास 17 एमसीक्यू देखते हैं कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 32 ग्राम ऑफ O2। जी बेशक 32 ग्राम ऑफ O2, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो O2 का मास कितना हुआ 32। इसका मतलब ये 1 मोल है हमारे पास। 1 मोल किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो आंसर कौन सा हुआ, बी हुआ। उसके बाद हमारे पास 18 एमसीक्यू कहता है ड्यूरिंग कंबस्शन एनालिसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड CO2 इज अब्सॉर्ब्ड बाय। कहता है जो हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि वाटर को कौन जज़ब करता था, अभी पूछा है कहता है कार्बन डाइऑक्साइड को कौन जज़ब करता है, कहता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। आपको थोड़ी देर पहले इसके बारे में मैंने बता दिया। आइए 19 एमसीक्यू देखते हैं कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का हमें मास दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, किसके, ग्लूकोज के। ये ले मैंने ग्लूकोज के मोल्स निकालने लगा। तो जो ग्लूकोज के मोल्स कैसे निकालेंगे, उसके 90 ग्राम मास दिया हुआ है ओवर मोलर मास। मोलर मास क्या होता है 180 होता है, आपको ग्लूकोज का बताया था C6H12O6। C6 का मतलब 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें, H12 का मतलब 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें, और O6 का मतलब ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, उसे भी 6 से मल्टीप्लाई करें। आपको याद है मैंने C6H12O6 का मास निकालना सिखाया था, वो 180 होता है। तो इसे आप क्या करें 180 पे डिवाइड कर दें, तो ये नंबर ऑफ मोल्स किसके आ जाएंगे भला, ये तो ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। लेकिन उसने क्या पूछा, कहता है हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, कार्बन के एटम कितने हैं। तो आप देखें जो मोल्स ग्लूकोज के आए हैं उसके अंदर कार्बन के मोल्स कितने हैं। तो जरा एक C6H12 को जरा गौर से देखें, C6H12O6, इसके अंदर जरा देखें कार्बन के कितने मोल्स हैं 6। तो ये जो ग्लूकोज के मोल हैं उसमें कार्बन के कितने मोल होंगे, उससे क्या कर दें 6 से मल्टीप्लाई कर दें। लिहाजा ग्लूकोज के मोल्स निकालिए, उसे 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो किसके मोल्स आ जाएंगे, कार्बन के मोल्स आ जाएंगे। हमें कार्बन के एटम पूछे हैं तो आप क्या कीजिए, मोल्स को हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारे पास एटम्स आ जाते हैं। उसके मुताबिक जो आंसर बनेगा 1.8 इंटू 10 की पावर 24 बनेगा। हमारे पास जो 20 एमसीक्यू है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ स्टीम एट एसटीपी इज, जी ठीक है 1 डेसीमीटर क्यूब में। तो आपको याद है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल में कितने होते हैं, मैं बताता चलूं। 1 मोल, इसका मतलब 1 मोल वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब ये होता है। और इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, आपको याद है 22.414 डेसीमीटर क्यूब का मतलब ये 1 मोल का वॉल्यूम है। 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास अगर 1 मोल के वॉल्यूम में एवोगैड्रो मॉलिक्यूल हैं तो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना होगा। ये अगर 22 डेसीमीटर क्यूब के अंदर एवोगैड्रो हैं तो हम क्या करेंगे, हम ये जो एवोगैड्रो है इसको क्या करेंगे, एवोगैड्रो को डिवाइड कर देंगे। किस पे डिवाइड कर देंगे, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो लिहाजा आंसर जो आएगा वो आएगा 2.6 से इंटू 10 की पावर 22। मैं फिर बताता चलूं कि
एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये मैंने आपको बताया था एट STP। अच्छा देखें, अगर हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब एवोगैड्रो के बराबर है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा? एवोगैड्रो को उस 22.414 पे डिवाइड कर दीजिए, तो वो आंसर आ जाएगा, वो 2.68 × 10⁻22 आएगा। अभी हम 21 MCQ देखते हैं। कंबस्शन एनालिसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ, किसका एम्पिरिकल फार्मूला कंबस्शन एनालिसिस से हम फाइंड करते थे भला? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, मतलब कार्बन हो जिनमें हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन वगैरह हो। तो उसके मुताबिक आंसर कौन सा हुआ? ए हुआ। इसके बाद 22 MCQ के एक्चुअल यील्ड इज मोस्टली, एक्चुअल यील्ड हमेशा अक्सर क्या होता है? आपको याद है कि कम होती है। जब हम लैब में खड़े होते हैं तो हमने कहा था लापरवाही की वजह से, या फिर कोई ऐसा काम हो जाता है कि हमारे पास अपरेटस ख़राब होता है, या फिर वो जो हम रिएक्टेंट्स लेके आते हैं उनके अंदर इम्प्योरिटी होती है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन ली, ऑक्सीजन ली, मैं मिलाने लगा और जब मैं रिएक्शन करने लगा तो हाइड्रोजन थोड़ी सी बच गई, तो प्रोडक्ट पूरी नहीं बनेगी। एक्चुअल यील्ड वो होती है, जो असल यील्ड होती है, जो प्रैक्टिकल लैब में खड़े होके एक्सपेरिमेंट के दौरान हासिल होती है। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान पैदावार जो होती है, प्रोडक्ट जो होती है, वो अक्सर क्या होती है? कम होती है। ये मैंने आपको चैप्टर 1 का सबसे लास्ट टॉपिक जो था, यील्ड वाला जो टॉपिक था, उसके अंदर बताया था ये लेस आंसर होगा कि एक्चुअल यील्ड जो हम बनाते हैं तजर्बे के दौरान, एक्सपेरिमेंट के दौरान, वो अक्सर क्या होती है? वो कम होती है। उसके बाद 23 MCQ कहता है परसेंटेज यील्ड कैसे हासिल करते हैं। तो हमने जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से सोचा कि वाटर हमारे पास 36 ग्राम बनना चाहिए, लेकिन जब लैब में गए तो वो 36 नहीं बनता, लिहाजा ऑब्टेन जो असल में चीज़ हासिल करते हैं उसे टोटल पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें, किससे? 100 से। बायोलॉजी के मार्क्स हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, आपने परसेंटेज निकालनी हो तो क्या करेंगे? ऑब्टेन मार्क्स, नीचे क्या? टोटल मार्क्स, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। ये भी मैंने आपको यील्ड वाले टॉपिक में बताया था। तो आप क्या करें? एक्चुअल यील्ड जो हासिल हुई, ऑब्टेन्ड हुई असल में, नीचे जो हमने सोची थी थ्योरेटिकल, और उसे मल्टीप्लाई कर दें किससे? 100 से। तो आंसर आपका कौन सा हुआ? बी हुआ। 24 MCQ देखें कि फिल्टर पेपर इज फोल्डेड। आपको याद है कि फिल्टर पेपर को हमने 2 दफ़ा फोल्ड किया था। मिसाल लीजिए, ये आपके पास फिल्टर पेपर है, ये फिल्टर पेपर है। अगर मैं एक फिल्टर पेपर ले लूं तो इस फिल्टर पेपर को हमने ऐसे एक दफ़ा फोल्ड किया था, और इसके बाद हमने क्या किया था? दूसरी दफ़ा ऐसे फोल्ड किया था, और हमने कहा था कि ये किनारा बिल्कुल साथ नहीं मिलना चाहिए, और फिर हमने क्या किया था? इसे 3 फोल्ड को एक साइड पे और एक फोल्ड को एक साइड पे करके ऐसे कोण बना दी थी। मतलब ये कि इस पेपर को 2 दफ़ा हमने फोल्ड किया, एक ये फोल्ड और दूसरी ये फोल्ड, लिहाजा एक फिल्टर पेपर को 2 दफ़ा फोल्ड किया जाता है। उसके बाद हमारे पास 25 MCQ पूछा गया है, कहता वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP इज, जी बेशक दुनिया जहान की कोई भी गैस हो, STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, जो उसका वॉल्यूम होता है, मतलब 1 मोल यहाँ पे गैस ले लें, 1 मोल यहाँ हाइड्रोजन ले लें, 1 मोल यहाँ ऑक्सीजन ले लें, 1 मोल यहाँ नाइट्रोजन ले लें, लेकिन STP पे सब का वॉल्यूम जो है वो हमेशा कितना होगा? 22 लीटर होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। लिहाजा आंसर कौन सा हुआ? सी हुआ। हमारे आज के जो 25 MCQ थे करीबन आसान थे, सादा थे, ये उनके तमाम जवाबात थे। और अगर मज़ीद इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।